हीट वेव एक साधारण सीजन चेंज नहीं रह गया है, ये एक घातक रूप ले चुका है। क्या आप सोच सकते हैं कि हीट वेव से एक दिन में मात्र 3500 से ज्यादा डेथ होती है एज कंपेयर टू यूजुअल डेज। क्या आपको पता है यही हीट वेव अगर 5 दिन परसिस्ट कर जाए तो ये डेथ का नंबर 30,000 से ज्यादा हो जाता है। और ये साबित करता है इस समय जो हमें हीट वेव देखने को मिली है, पिछले 9 दिनों की इंटेंस हीट वेव, वो कैसे एक इकोनॉमिक, एक सोशल, एक क्लाइमेटिक चैलेंज प्रोड्यूस करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजराम एंड रवि। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम समझने वाले हैं कि कैसे हीट वेव जो है एक चैलेंज की तरह उभर रही है, ना कि सिर्फ एक सीजनल चेंज की तरह। तो यहाँ पे समझने के लिए हमें कुछ नंबर्स पे बात करनी पड़ेगी जो रिसेंटली स्टडीज ने ढूंढे हैं। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स जो है वो तो हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि हमने एक प्रायर डिस्कशन किया हुआ है कि इस 2026 की गर्मी में 100 हॉटेस्ट सिटीज अक्रॉस वर्ल्ड जो थी उनमें से 98 हमारे यहाँ थी। अगर हम बात करें कुछ सर्टेन स्टेट्स की, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे कई ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर गया है। और हमें ये भी देखने को मिला है कि इससे पहले 2025-2024 तक अगर इंटेंस हीट स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है तो रात के समय एक रिकवरी टाइम मिलता था क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर जो है वो रिलीफ लेके आता था। बट अब वो फिनोमेना जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब हमें एक दूसरा फिनोमेना देखने को मिला है जिसको हम वार्म नाइट्स कह रहे हैं, जहाँ पे रात में भी इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि हीट स्ट्रेस से कोई आराम नहीं मिल रहा है। अब ये नंबर्स हमें पता थे, बट एक नई स्टडी ने हमारे सामने कुछ नए नंबर्स लाए हैं जिनके बारे में हमें बात करना बहुत ज़रूरी है। ये नंबर कुछ इस तरह दिखते हैं। रिसेंटली अगर हम बात करें तो रिसर्चर्स ने इंडिया के 10 सिटीज़ में अपना रिसर्च किया और उसके बेसिस पे एक एस्टिमेट ढूंढा। और उस एस्टिमेट की हिसाब से अगर एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है तो एक दिन में देश भर में लगभग 3400 एडिशनल डेथ्स होती है एज कंपेयर टू यूजुअल। और यही गर्मी जो है लगातार 5 दिन, सिवियर हीट वेव जो है 5 दिन लगातार पड़ जाए तो यहाँ पे हमें 30,000 तक एक्सेस डेथ्स देखने को मिलती है। और ये जो नंबर रिसर्च ने निकाला है वो ये नंबर जो है लिमिटेड है, कंजर्वेटिव है। क्यों? क्योंकि हीट स्ट्रोक रिलेटेड डेथ्स या हीट स्ट्रोक डेथ्स एग्जैक्टली लेबल नहीं हो पाती है, इनमें अंडर रिपोर्टिंग देखी जाती है। क्योंकि हीट स्ट्रोक जो है या हीट की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के तौर पे आ सकता है, वो हार्ट अटैक के तौर पे आ सकता है, वो डिहाइड्रेशन के तौर पे आ सकता है और बहुत अलग अलग रूपों में आता है। तो इसलिए उसको लेबल कर पाना कि हीट स्ट्रेस की वजह से हुई है बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे जो नंबर हमें, जो कि इतना बड़ा है, अगर हम सोच रहे हैं 30,000 डेथ्स 5 दिनों में, तो कितना बड़ा नंबर की हम बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि 6,000 डेथ्स हो रही हैं रोज। और ये नंबर अभी कम है, हम इस प्रॉब्लम का एक भयावह बड़ा रूप अभी देख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वो नंबर्स को एस्टिमेट करना बहुत डिफिकल्ट है। अब तो हमने ये समझ लिया कि आखिरकार हुआ क्या है। अब हम जाते हैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से सब क्लियर करने कि आखिरकार पहले तो हीट वेव है क्या। हीट वेव समझ लेंगे तो ये भी समझेंगे कि हीट वेव जो है क्रिएट क्यों हो रही है और ये एग्जिस्ट क्यों करती है। फिर हम वापस जाएंगे इनके इम्पैक्ट की बात करने की ओर। तो अगर हम हीट वेव की बात करें तो हीट वेव को अगर समझना तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो यहाँ पे टेम्परेचर से डिपार्चर है कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है और उससे कितना अलग टेम्परेचर हमें बढ़ के देखने को मिल रहा है। बट IMD जो है इसको पहले एक सिंपल फॉर्मेट में भी डिफाइन करता है कि अगर आप प्लेन्स की बात कर रहे हैं और टेम्परेचर जो है 40 डिग्री से ऊपर चला गया तो यहाँ पे उसको हीट वेव हम डिक्लेयर कर सकते हैं। पहाड़ी इलाका है, हिल्स हैं, 30 डिग्री से ऊपर चला गया तो हीट वेव डिक्लेयर कर सकते हैं। बट अगर हम टेम्परेचर डिपार्चर के कंपेरिजन में बात करें तो अगर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है डेविएशन यूजुअल टेम्परेचर से तो उसको हीट वेव जो है बोल दिया जाएगा। वहीं पे अगर सिवियर हीट वेव की बात करें तो डिविएशन जो है वो 6 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो 2 केसेस है, या तो 40 डिग्री से ऊपर है तो हीट वेव हो गया, 40 डिग्री से ऊपर होने के बाद डेविएशन कितना है, या 40 डिग्री से नीचे है तो भी डेविएशन कितना, उसके बेसिस पे हीट वेव या सिवियर हीट वेव जो है उसके बेसिस पे माना जाएगा। बट हिल्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिवियर कंडीशंस जो हैं 30 डिग्री के ऊपर स्टार्ट हो जाती हैं और सिमिलर कंपैरेटिव प्रिंसिपल्स जो है डेविएशन के हमें
जो प्लेन्स में हम अप्लाई करते हैं वो हिल्स में भी एप्लीकेबल है, बट यहाँ पे बेस लाइन जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो अब हमें हीट वेव और सिवियर हीट वेव का मतलब समझ में आ गया कि किस कंडीशन पे हमें ये लेबल करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं समझने के लिए कि हीट वेव आखिरकार क्रिएट कैसे हो रही है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमें समझना होगा। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई मीटेरोलॉजिकल कंडीशंस क्या है। मीटेरोलॉजिकल कंडीशंस उसके बाद ऐड होती हैं हमारी ह्यूमन इंड्यूस्ड कंडीशंस। अब ह्यूमन इंड्यूस्ड कंडीशन मीटेरोलॉजिकल कंडीशंस को या तो डायल डाउन कर सकता है या तो एक्सेलरेट कर सकता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत में आखिरकार जब हम बात कर रहे हैं हीट वेव्स की या लू की, तो इनके फैक्टर्स क्या है। सबसे पहला फैक्टर और ऑब्वियस फैक्टर है कि बेसिकली क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है। तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है एल नीनो। एल नीनो के कंडीशंस की वजह से जब भी एल नीनो कंडीशंस प्रिवेल करेंगी हमारे साउथ पैसिफिक ओशन में, तभी हम देखेंगे यहाँ पे कि इंडिया में मॉनसून जो है वो डिलेड होता है, कम होता है, और साथ ही साथ टेम्परेचर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। बट ये तो बात हो गई कि एडिशन एक्स्ट्रा कैसे होगा। अब हम यहाँ पे बात करें हाई प्रेशर सिस्टम, ये कंडीशन होता है। दूसरा क्लाउडलेस स्काई, इन दोनों की ही वजह से, हाई प्रेशर सिस्टम की वजह से टेम्परेचर जो है बढ़ेगा, हीट स्ट्रेस बढ़ेगा, और क्लाउडलेस स्काई जो है उससे सन रेज ज़्यादा आ सकती है, तो हीटिंग जो है वो मैक्सिमम होगी। इसके अलावा इंडिया में हमें नॉर्थ वेस्ट की तरफ से यहाँ पे गर्म हवाएं जो हैं, जिनको हम लू भी कहते हैं, वो भी आते हुए दिखती हैं, जिसकी वजह से हीट स्ट्रेस में और फैक्टर ऐड हो जाता है। तो कंबाइंड इन सिचुएशंस की वजह से हमें यहाँ पे हीट वेव देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप और ऐड कीजिए क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जो इस सिचुएशन को फर्दर एक्सेलरेट कर रहे हैं। और अब आ जाते हैं ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स पे। ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स की अगर हम यहाँ बात करें तो डिफॉरेस्टेशन, जिससे हम टेम्परेचर, अगर फॉरेस्ट होता, ग्रीन कवर होता, तो हम टेम्परेचर बेटर कर सकते हैं। अर्बनाइजेशन, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हीट स्ट्रेस जो है वो ऐड हुआ है। तो ओवरऑल हमारे पास एक वाजिब लिस्ट ऑफ रीजंस है जिनकी वजह से हमें ये हीट वेव देखने को मिल रही है। और ये क्लियरली शो करता है कि जो हम क्लाइमेट चेंज बार बार बोल रहे हैं वो रियल है, रैपिड है, और अभी इस वक्त इसी रूप में हमारे सामने प्रकट हो रहा है। आई होप यहाँ तक हमें पूरी क्लैरिटी मिल गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सीधे कि इसका इम्पैक्ट जो है वो हमें किस रूप में देखने को मिलेगा। सबसे पहले इम्पैक्ट तो हमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमें प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी में भारी गिरावट, स्पेशली आउटडोर लेबर्स जो भी हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, लेबरर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, यहाँ पर वो जितनी देर बाहर काम कर सकते हैं उसके घंटे कम हो जाएंगे। अब इस वजह से आप सोचिए एनुअली कितना प्रोडक्टिविटी का लॉस होगा अक्रॉस द ईयर। सिमिलरली अगर आप एग्रीकल्चर की तरफ देखें, एग्रीकल्चर में हमें यील्ड में नुकसान देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लाइव स्टॉक जो है वो इफेक्ट हो रहा है, और इससे डायरेक्टली फूड सिक्योरिटी जो है वो भी इम्पैक्ट हो रही है। अब ये फैक्टर्स सिर्फ नहीं है, हमने अभी लाइव्स की भी बात की थी। अब इन दोनों को ऐड करके आप एक और लेयर ऑफ प्रॉब्लम देखिए, जहां पे हम देख रहे हैं कि 2026 वो साल है जहां पे रिकॉर्ड पावर डिमांड जो है क्रिएट हुई है इंडिया में, वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। पावर आउटेजेस, बड़े बड़े शहरों में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चली जा रही है, अवेलेबल नहीं है, पावर फेलियर्स हो रहे हैं, पावर आउटेजेस हो रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे यहाँ पे एसी, कूलर्स, फैंस और उनकी डिमांड बढ़ रही है, और उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होगी। जब वो नहीं मिलेगी तो यहाँ पे एक बड़ा लेयर ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और हीट वेव की वजह से यहाँ पे हेल्थ एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स जो आपको लेने पड़ेंगे, साथ ही साथ फूड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी। अगर फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, क्रॉप यील्ड कम हो रही है, तो यहाँ पे प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और साथ ही साथ वाइल्ड फायर्स, चाहे आप कसौली में हिमाचल की बात कर लें या फिर आप अल्मोड़ा उत्तराखंड में बात कर लें, जहाँ पे हमें फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिल रही हैं ऑलरेडी। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं दिखाने के लिए कि हीट वेव जो है वो एक हमारे यहाँ पे वार्निंग के तौर पे खड़ा है, जो कि एक और डेंजरस, डिजास्ट्रस फेस की तरह आ सकता है आने वाले सालों में। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि अगर इंडिया को डिसाइड करना है कि हम हीट रेजिलियंस जो है बढ़ाएं, तो वो कैसे बढ़ाएं।
तो यहाँ पे उसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क क्या है। एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में 3 मेन इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास। पहला है एनडीएमए, दूसरा है आईएमडी और तीसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ डिजीज कंट्रोल। दैट्स इट। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा प्लान अहमदाबाद में 2013 में लॉन्च हुआ था, हीट एक्शन प्लान के नाम से। वो काफ़ी जगह अप्लाई किया गया है, काफ़ी स्टेट्स जो है उसे यूज़ करते हैं। अब हीट एक्शन प्लान में क्या है, बेसिक चीज़ें, वाटर कियोस्क लगाना, इंश्योर करना कि ओआरएस जो है वो हर जगह स्टॉक्ड है, आंगनवाड़ी सेंटर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इंश्योर करना कि कूलिंग शेल्टर्स जो है कई जगह बने हुए। तो एक प्रॉपर हीट एक्शन प्लान जो है एग्जिस्टेंस में है। बट द क्वेश्चन इज कि क्या वो एग्जिस्टेंस में सिर्फ पेपर पे है या रियल टाइम पे है? क्योंकि अगर रियल टाइम पे नहीं है तो जो रिसर्च के नंबर्स हैं वो अभी और बढ़ते हुए हमें दिखेंगे। और इसीलिए हमें आने वाले समय में इंश्योर करना है कि हम इस जो हमारे एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है उसको फर्दर इन्हांस करें, कूल रूफ्स लगाएं, यहाँ पे इंश्योर करें कि अर्बन एरियाज में ग्रीन कवर बढ़ रहा है, इंश्योर करें कि हीट रेजिलियंस अर्बन प्लानिंग हो, साथ ही साथ हीट रिलेटेड डेथ्स जो हो रही हैं उनको प्रॉपर समझा जाए और इंश्योर किया जाए कि ये कॉजेज जो हैं जनरेट ना हो। इसके अलावा जो आउटडोर वर्कर्स हैं उनके लिए इंश्योर किया जाएगा प्रॉपर प्रोटेक्शन, जैसे कि जो हमारे ट्रैफिक वर्कर्स हैं उनके लिए हम स्पेशल हेलमेट्स जो है गवर्नमेंट ला रही है। बट सिर्फ ट्रैफिक वर्कर्स बाहर काम नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग हैं। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे क्लाइमेट रेजिलियंस, हीट रेजिलियंस हमें एग्रीकल्चर की तरफ भी मोड़ना है ताकि फूड सिक्योरिटी जो है, जो कि बहुत मेहनत से इंडिया ने इंश्योर की है, वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अब आपके क्या थॉट्स हैं मुझे इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ आपको एक डिटेल्ड पीडीएफ जो है पिन कमेंट में मिल जाएगा, सो दैट आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के एटलीस्ट नोट्स ना बनाने पड़े। नाउ आई विल बी लीविंग यू हियर विद द प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।